हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत लोगों को ईडीसी को स्टार्ट करने में दिक्कत आती है कि भैया हम ईडीसी को स्टार्ट कहाँ से करें। कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट सीधा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से स्टार्ट करता है, कोई सीधा अपना बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे आ जाता है, कोई सीधा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वगैरह स्टार्ट करता है। तो बच्चों को दिक्कत आती है कि हम भैया ईडीसी को स्टार्ट कहाँ से करें। कौन सा वो ऐसा पॉइंट आएगा जो हमको सारी कनेक्टिविटी बता के देगा कि इस फेज़ के बाद ये आता है, इस फेज़ के बाद ये आता है, इस फेज़ के बाद ये आता है। तो आज मैं वही जो स्टार्टिंग है ईडीसी की, जो आपको हर एक चीज़ की कनेक्टिविटी बताएगी, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि हम क्यों अनसर्टेनिटी को बीच में ले आते हैं। कभी कभी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करते हैं। कभी कभी हम जब आप नोट डोनाल्ड नीमन खोल के देखेंगे तो उसका फर्स्ट 2-3 चैप्टर्स इसी के बारे में है कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है सेमीकंडक्टर्स की। ठीक है, तो हम जनरली उन चैप्टर्स को स्किप कर देते हैं और सीधा हम बेसिक्स की तरफ बढ़ जाते हैं, तो उसके बारे में हमको उतना आइडिया नहीं होता। तो मैं वो उसी आइडिया को ब्रीफ करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चले कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था। जब आप नीमन खोल के देखेंगे या फिर और भी अदर बुक खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई और क्यों हम ये लैटिस क्रिस्टल वगैरह की हम बात करते हैं। और उसके बाद हम अपने बेसिक सेमीकंडक्टर के मेन पार्ट ऑफ ईडीसी पे हम आते हैं। तो मैं आज वही है जो स्टार्टिंग होता है ईडीसी का, जो हमको मेन ईडीसी से जो कनेक्ट करता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो। तो सबसे पहले ही इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं। जैसे मैंने आपको मान लो एक ब्लैक बॉक्स दे दिया, या फिर मान लीजिए मैंने एक कोई एलिमेंट आपको दे दिया और मैंने इसमें से एक बैटरी लगाई इसके अक्रॉस। ठीक है, इस बैटरी लगाई इसके अक्रॉस। ये हमारा कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी अननोन एलिमेंट है। कैसा ये अननोन एलिमेंट। ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते, बस मैंने आपको ये दे दिया एलिमेंट। इस एलिमेंट की लेंथ मैंने आपको बता दी L है। ठीक है, और मैंने इसके अक्रॉस V अप्लाई कर दिया। ठीक है, इसकी आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, इसका R है। ठीक है, बस इतना बता दिया कि कितना ऑफर कर रहा है ये रेजिस्टेंस। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब मैंने इसको V अप्लाई किया तो इसमें से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। मैंने आपको एक अननोन एलिमेंट दे दिया, उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल मैंने अप्लाई कर दिया। इस एलिमेंट की लेंथ मैंने बता दी L है और इसका रेजिस्टेंस बता दिया। तो मैं कहूँगा कि I फाइंड करके बताओ। तो कुछ लोग जो होशियार होंगे वो क्या करेंगे, इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाएंगे और बोलेंगे भैया I तो कुछ नहीं है, V/R लो, निकाल दिया I। लेकिन आपने जो इससे I निकाला, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने जो इससे I निकाला वो एक्चुअल I है ही नहीं। यानी कि अगर आप इसको एमीटर से रीड करेंगे, ये एमीटर की रीडिंग कुछ और बताएगी और ये जो आपने ओम्स लॉ से कैलकुलेट किया है I, वो डिफरेंट होगा। यानी कि आपको इस एलिमेंट का बिहेवियर नहीं पता। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है हमारे सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स जनरली ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर क्या फॉलो करते हैं? जिसको पता होगा कि ये सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ईडीसी में हम सेमीकंडक्टर्स पढ़ते हैं, जिसको पता होगा कि ये सेमीकंडक्टर है वो करंट को बोलेगा कि लो भैया मैं निकाल के दे रहा हूँ, I = J × A। ये भी एक तरीका है निकालने का करंट का। मैं कहूँगा ठीक है, ये तो लग जाएगा यहाँ पे। अब कोई बोलेगा कि J क्या है, हम उस J मैं बताता हूँ, ये है करंट डेंसिटी। ये है आपकी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, और ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब J निकालना है। I निकालने के लिए हमको J चाहिए, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का बिहेवियर पता करने के लिए हमको उसका करंट, उसमें कितना वोल्टेज अप्लाई पे कितना करंट हुआ मतलब दे रहा है, उस सारी चीज़ की बिहेवियर जानने के लिए हमको करंट चाहिए। ठीक है ना, इसलिए अब करंट निकालने के लिए हमें करंट डेंसिटी चाहिए। करंट डेंसिटी निकालने के लिए सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ई, सिग्मा इंटू ई, ये फॉर्मूला सबको पता है। करंट डेंसिटी निकालने के लिए सिग्मा इंटू ई। अब ई तो यहाँ से कोई भी निकाल लेगा, क्योंकि मैंने आपको लेंथ स्पेसिफाई कर दी है। ई क्या हो जाएगा आपका, V = ED से आप निकाल लेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना इस एलिमेंट के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो ई तो हमारी एक नॉन क्वांटिटी है। ठीक है, नॉन क्वांटिटी, ये है हमारी एक नॉन क्वांटिटी। तो अननोन क्वांटिटी क्या है इसमें? अननोन क्वांटिटी है सिग्मा। तो सिग्मा हम अगर किसी भी सेमीकंडक्टर में जाते हैं, अगर मैं एक्सटेंसिक मान लीजिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसने ओम्स लॉ को फॉलो नहीं किया, तो हम सिग्मा कैसे लिखते हैं? सिग्मा लिखते हैं NQ/μn। ठीक है, NQ/μn। यानी कि अल्टीमेटली आपको करंट फाइंड करने के लिए
आपको करंट डेंसिटी चाहिए, करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको कंडक्टिविटी चाहिए, और कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए आपको एक n चाहिए, एक μ1 चाहिए। Q तो नोन है, चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ये तो नोन है, ठीक है। तो n चाहिए और μ1 चाहिए। अब μ1 देख लेते हैं, μ1 कैसे निकाला जाएगा। μ1 कैसे निकालेंगे, सबको पता है, फोर्स इज इक्वल टू ma। अभी बता रहा हूँ क्या है, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में हमको नॉर्मल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करते हैं, हम इफेक्टिव मास करते हैं। वो क्यों करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों को ईडीसी की स्टार्टिंग नहीं पता होता, बट बाकी सारी चीज़ें पता होगी, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला अप टू डेट एकदम याद होगा, कैसे होगा, करंट निकाल लेंगे, सब कुछ निकाल लेंगे, बट क्या चीज़ें कहाँ से आई हैं, कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ें नहीं पता। इसलिए मैंने ये बस छोटी सी वीडियो रखी है जिससे मैं ईडीसी की एक स्टार्टिंग दे सकूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए ईडीसी को, ठीक है। तो ये मैं मानता हूँ इफेक्टिव मास इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। अब मैं एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम क्या लूँगा मैं, टाउ सी क्यू इंटू ई, ठीक है। और v क्या हो जाएगा मेरा वी डी, यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह है रिकॉम्बिनेशन टाइम। तो अल्टीमेटली अगर मैं μ1 निकालूँ, μ1 क्या होता है, वी डी ओवर ई। यहाँ से वी डी ओवर ई का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, वी डी ओवर ई क्यू इंटू टाउ सी ओवर एम स्टार, ये रहा, ठीक है, एम स्टार। यानी कि अगर आपको करंट चाहिए तो करंट डेंसिटी पता होनी चाहिए। करंट डेंसिटी पता कैसे चलेगी, कंडक्टिविटी से। कंडक्टिविटी कैसे पता चलेगी, μn और n से। μn पता करने के लिए आपको इफेक्टिव मास पता होना चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मास पता करने के लिए आपको ई के डायग्राम पता होना चाहिए, ई के डायग्राम। समझ में आ रही है कनेक्टिविटी कैसे मैं लेके चल रहा हूँ। किसी एक स्पेसिमेन के अंदर से करंट चाहिए आपको, करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि ये फॉलो नहीं करता है एलिमेंट, क्योंकि हमारा सेमीकंडक्टर एलिमेंट है। तो मैंने करंट डेंसिटी इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, करंट डेंसिटी फाइंड करने के लिए कंडक्टिविटी चाहिए, कंडक्टिविटी फाइंड करने के लिए n चाहिए, μ1 चाहिए, μn फाइंड करने के लिए इफेक्टिव मास चाहिए। इफेक्टिव मास अगर फाइंड करना है तो हमको ई के डायग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। अगर हमको इफेक्टिव मास फाइंड करना है तो हमको ई के डायग्राम की ज़रूरत है, ठीक है। ई के डायग्राम की हमको ज़रूरत है। अब ई के डायग्राम से हम कैसे निकाल लेते हैं इफेक्टिव मास, वो है ये रहा हमारा एक फॉर्मूला जो आपको दिया होगा डोनाल्ड लीमन में, ठीक है। ई के डायग्राम से हम सिंपल स्लोप निकालेंगे, मतलब ये डबल इंटीग्रेशन करेंगे ई का विद रिस्पेक्ट टू के। उसके बाद ये एच क्रॉस क्या होता है, एच क्रॉस होता है h/2π, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करके इन्वर्स लेंगे तब हमारा इफेक्टिव मास आएगा। तो ई के डायग्राम हम क्यों पढ़ते हैं, ई के डायग्राम हमको बेसिकली चाहिए इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास फाइंड करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास फाइंड करने के लिए। अब कोई बोलेगा कि हम इफेक्टिव मास ही क्यों ले रहे हैं, हम सिंपल मास क्यों नहीं ले लेते इलेक्ट्रॉन का। तो मैं बता दूं, आपने अननोन एलिमेंट लिया, ठीक है, इसके अंदर से नेट फोर्स क्या होगा, इसके अंदर के अगर मैं फोर्स की बात करूँ, यहाँ पे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस पर मैं कहूँ कि नेट फोर्स कितना है, तो मैं कह सकता हूँ इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ एक्सटर्नल प्लस एफ इंटरनल। इंटरनल कैसे लग रहा होगा, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एन टाइप का है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल तो कोई भी निकाल लेगा, कैसे निकाल लेगा, क्यू इंटू ई करके, ठीक है। ई पता है, क्यू निकाल लेंगे। अब एफ इंटरनल निकालने का बहुत बड़ा लफड़ा है कि हम एफ इंटरनल, इसका इंटरनली ये कितना इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, ये इंटरनल सिस्टम जो है इसका, क्योंकि इसमें भी अपना कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। कैसे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके बीच में भी अपना इंडिविजुअल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कूलम्बिक फोर्स लगाते हैं एक दूसरे के ऊपर, उस फोर्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है मूव कर रहा है। तो इन कूलम्बिक फोर्सेस के कारण कुछ ना कुछ इंटरनल फोर्स भी इस पर लग रहा होगा, ठीक है। तो या तो मैं इसका फोर्स ऐसे निकाल लूँ, बट इसका एफ इंटरनल निकालना काफ़ी रैंडम है, हम इसका एफ इंटरनल नहीं निकाल सकते।
तो हम इलेक्ट्रॉन को स्टडी कैसे करेंगे कि कैसे उस पर नेट फोर्स लग रहा है। तो उसको नेट फोर्स की स्टडी करनी है तो हमें एफ इंटरनल चाहिए। एफ इंटरनल हम बता नहीं सकते क्योंकि हर एक एलिमेंट का बिहेवियर होता है, अलग होता है। कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आप कंसीडर करेंगे इसके अंदर, कैसे इसकी स्टडी करेंगे, इन सब झमेलों के लिए, झमेलों से हटने के लिए हमने क्या कहा, हम नेट फोर्स को सिंपल बोल देंगे एम स्टार इंटू ए। ठीक है, एम स्टार इंटू ए, यानी कि हम बोल दें कि जो भी टोटल फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है उसको ऐसे कंसीडर करो कि इसको एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, इसको आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, क्योंकि अभी इन सब के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, इसलिए तो गड़बड़ी हो रही है, इसलिए तो हम एफ इनपुट नहीं फाइंड कर पा रहे हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं और हम मान लेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन अपने नॉर्मल वैक्यूम ए से चल रहा है। ठीक है, बट इसका जो इसमें अब इसके कैलकुलेशन में आपने निकाला कि मान लो एफ इज इक्वल टू एम ए आया, एफ इज इक्वल टू एम नॉट इंटू ए से फोर्स निकाला आपने इसके ऊपर। एक्सेलरेशन आपको पता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, मास आपको पता है, आपने फोर्स लगाया कि इतना फोर्स निकाला कि इतना फोर्स होना चाहिए, बट कैलकुलेशन वाइज इतना है, बट आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि ये फोर्स इतना नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, इसके एक्सेलरेशन को सेम कर देते हैं, जितना वो वैक्यूम में ए एक्सेलरेशन से घूम रहा है उतना ही वो इंटरनल स्ट्रक्चर में भी ए से ही घूम रहा होगा, बट जो एक क्वांटिटी है जिसमें चेंज आएगा वो हम बोल देंगे कि इसमें एम स्टार में चेंज आएगा। क्या बोला मैं कि इसके एम नॉट को मैंने बोल दिया कि इस एम नॉट को हम बदल देते हैं किसमें, एम स्टार में। ठीक है, अब एम स्टार ऐसी क्वांटिटी होगी जो एक्सपेरिमेंटली इसका फोर्स और इसके फोर्स को इक्वलाइज करेगी, यानी कि जितना आप कैलकुलेशन वाइज इसमें फाइंड करेंगे और जितना आप प्रैक्टिकल इसमें फाइंड करेंगे, अब दोनों का फोर्स सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने एम नॉट को क्या कर दिया, एम नॉट को मॉडिफाई करके एम स्टार से रिप्लेस कर दिया। अब ये एम स्टार इंटू ए करोगे तो वो फोर्स वही देगा जो प्रैक्टिकली इस इलेक्ट्रॉन के पास फोर्स लग रहा होगा इनसाइड द क्रिस्टल। ठीक है, तो ये हो जाता है क्या, इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट। अब इफेक्टिव मास को निकालेंगे कैसे, वो ये बताएगा हमारा ई के डायग्राम। अब भैया इफेक्टिव मास की ज़रूरत क्यों है, म्यू एन निकालने के लिए। म्यू एन क्यों निकालना है, कंडक्टिविटी निकालने के लिए। कंडक्टिविटी क्यों निकालनी, करंट डेंसिटी निकालने के लिए। करंट डेंसिटी क्यों निकालनी, करंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये इसलिए बहुत सारी कोचिंग्स ई के डायग्राम से स्टार्ट करती भी हैं, कुछ नहीं भी करती हैं, सीधा बेसिक्स पे आ जाती हैं। ठीक है, अब ई के डायग्राम, अब ये तो मैंने बात कर दी इसके एक पार्ट की कि म्यू एन। ठीक है, अब कंडक्टिविटी का दूसरा पार्ट क्या है, एन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास एक कंडक्शन बैंड है और एक वैलेंस बैंड है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए सबने देखा होगा ई सी से इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट करते हैं इंटू एन ई डी ई, सबको पता होगा ये। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कंडक्शन बैंड में क्यों भैया, वही कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट करेंगे जो कंडक्शन बैंड में होंगे, इसलिए मैंने ई सी से लेके इन्फिनिटी तक मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा एन ई इंटू डी ई। अब एन ई क्या होता है, एन ई होता है हमारा एन इज इक्वल टू जी ई इंटू एफ ई। ठीक है, अब ये क्या आ गई भैया, तभी तो कहते हैं कि इसकी स्टार्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग बहुत ही लोगों को, रेयर लोगों को पता होता है, सीधा बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं ईडीसी को। ठीक है, अब एन ई निकालने के लिए जी इंटू एफ ई चाहिए। एफ ई तो मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे, जिसको हम क्या कह देते हैं, फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह देते हैं इसको, फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो सबको पता भी होगा। मेन बात आती है जीई की। जीई को हम क्या कहते हैं, नाम सबने सुना होगा, इन डेप्थ किसी को उतना आइडिया नहीं होगा। ठीक है, तो जीई को हम कहते हैं डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए अकेला फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी नहीं है, अकेला डेंसिटी ऑफ स्टेट्स काफ़ी नहीं है, दोनों होंगे तब हमारे पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन आएगी। अब कई बच्चे पूछते हैं कि इस रीजन में, कई बच्चे पूछते हैं कि इस रीजन में क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखो, ये बैंड गैप है हमारा, बैंड गैप। ठीक है, इसमें क्यों हमारे पास इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते, यहाँ पे फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको पता होगा कि इस यहाँ पे जो मिड में होता है वहाँ पे 1/2 प्रोबेबिलिटी देता है। ठीक है,
1/2 प्रोबेबिलिटी देता है। बट यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं है। जब अगर यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एग्जिस्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स का एग्जिस्ट करने की कंडीशन है बोथ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एंड फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शुड एग्जिस्ट। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि बैंड गैप में कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। अब डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकाला जाए? क्योंकि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने कंडक्शन बैंड में? इलेक्ट्रॉन नहीं पता होंगे कितने कंडक्शन बैंड में तो कंडक्टिविटी नहीं निकलेगी, कंडक्टिविटी नहीं निकलेगी तो करंट डेंसिटी नहीं निकलेगी, करंट डेंसिटी नहीं निकलेगी तो क्या नहीं निकलेगा? करंट। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने के लिए अब हमको कहाँ जाना पड़ेगा? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का अगर आपको डेरिवेशन देखेंगे तो उतना इन डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को निकालने कैसे निकालते हैं हम? विद द हेल्प ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए हम अल्टीमेटली श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हम क्या करते हैं? अपने ईडीसी की स्टार्टिंग करते हैं, उसके बाद हम अपने ई के डायग्राम पे आते हैं एंड देन हम फ्लो बनाते हैं और हम आगे जाते हैं अपने बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स पे। ठीक है, तो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि किस तरीके से इसको हम पढ़ेंगे और यहाँ से हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं। बस इतना आपको कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए कि कहाँ से क्यों चीज़ें आ रही हैं, क्यों हमको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन पढ़नी है, क्यों हमको ई के डायग्राम पढ़ना है, क्यों हमको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ना है, उससे क्या फ़ायदा होता है ईडीसी में, और ईडीसी के बेसिक्स को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बता रहा था। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, आइए। हाँ, बैंड की स्प्लिटिंग भी होती है। बैंड की स्प्लिटिंग कैसे होती है, कैसे कंडक्शन बैंड बनता है, कैसे वैलेंस बैंड बनता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में एक आइडिया होना ही चाहिए अगर आप ईडीसी पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, डायरेक्ट स्टार्ट भी कर सकते हैं बट थोड़ा सा आइडिया होना हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, अब क्यों चाहिए हमको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन की नीड क्या है? आपने पढ़ा होगा मैक्सवेल इक्वेशन। मैक्सवेल इक्वेशन 4 इक्वेशन ईएमएफटी में पढ़ी होंगी। मैक्सवेल इक्वेशन हम क्या करती है? हमको ई फील्ड एच फील्ड को रिलेट करती है स्पेस एंड टाइम से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को रिलेट करती है स्पेस एंड टाइम से, जिससे हम ई और एच फील्ड की प्रॉपर्टीज़ को जान पाते हैं। इससे पहले मैंने ईएमएफटी में भी बताया था कि हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इसमें जान पाते हैं ई और एच फील्ड की। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हम अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन का यूज़ करते हैं, जो हमको ई और एच वेव्स को स्पेस एंड टाइम में रिलेट करके देती है। ठीक है, अब बताते हैं श्रोडिंजर वेव इक्वेशन क्या करती है। सेम इस तरीके से ये क्या करेगी? ये इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन प्लॉट करके देगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस प्लस टाइम। क्या बोला मैंने? श्रोडिंजर वेव इक्वेशन इलेक्ट्रॉन का पीडीएफ देगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देगी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम। ठीक है, जो हमको क्या बताएगा? एक इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी बताएगा विद इन द सॉलिड्स, विद इन द क्रिस्टल्स। ठीक है, इसलिए हमको श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को पता होना चाहिए, इसी से हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को निकाल पाएंगे। ठीक है ना। अब श्रोडिंजर वेव इक्वेशंस का और क्या यूज़ है, और हमको इसको क्या करना चाहिए, कैसे हम इससे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकाल पाते हैं, वो आप डेरिवेशन देख भी सकते हैं, डोनाल्ड नीमन में दिया हुआ है, बट वो काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है। तो फिलहाल मैं इसका इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन का पीडीएफ का क्या लफड़ा है। ठीक है, देखो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आप देखेंगे तो ये होती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, डेल स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में 2m/h क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये है हमारी श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मॉड ऑफ साई एक्स कॉमा टी का होल स्क्वायर हमको क्या देता है? पीडीएफ।
प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब सिंपल सा दिख रहा है, जो वेव है ये किसके डिपेंडेंट है, स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी क्या देती है हमको, इलेक्ट्रॉन का पीडीएफ देती है, स्पेस एंड टाइम। तो हम इलेक्ट्रॉन का पीडीएफ क्यों फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्यों फाइंड कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फाइंड हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं निकाल सकते, क्या हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मोमेंटम नहीं निकाल सकते। तो श्रोडिंगर क्यों आया, क्यों हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की भाषा में इसको बात कर रहे हैं। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का एक तरीका, एक इक्वेशन है जो हम इलेक्ट्रॉन का पीडीएफ देके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, किस रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसके आने का रीज़न क्या है, इसके आने का रीज़न है हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि इसके आने का क्या कारण है, इसके आने का कारण है हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने बोला कि भैया तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एक साथ एक समय पे फाइंड नहीं कर सकते। तो इसने हम एक इक्वेशन दी, एरर इन पोजीशन, एरर इन मोमेंटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन h/2π। ठीक है, तो हेज़ेनबर्ग ने क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप नहीं फाइंड कर सकते, आप कितना भी जोर लगा लोगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आप फाइंड कर ही नहीं सकते। तो जिस चीज़ की आपको क्लैरिटी नहीं होती है तो हम उस चीज़ की क्या निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी। अगर मैं कहूँ कि हेड आएगा या टेल आएगा आपको नहीं पता, तो आप क्या निकालेंगे, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड आने की टेल आने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन आपको नहीं पता एग्जैक्ट, तो आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से निकालेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानियाँ आपको समझ आई होगी कि क्यों हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह पहले डोनाल्ड न्यूमैन में दिया होता है और कहाँ से हमको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम क्यों बीच में ले आते हैं। ये सारी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, सारी जो कनेक्टिविटी है, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, आप बोलेगा कोई कि इससे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैसे निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स आप इससे निकाल सकते हैं, इसका डेरिवेशन क्लियरली बुक में दिया हुआ है, बट उतना आपको डीप में जाना नहीं है। इसलिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि इससे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड करने के लिए आपको स्टेप वाइज स्टेप जाना पड़ेगा। तो इसकी जो इस इक्वेशन पे बाउंड्री कंडीशंस लगानी पड़ेंगी, उसके बाद आपको इसका एक एप्लीकेशन देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में, क्योंकि हम जो ईसी और ईवी मानते हैं, क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की आपको एक एप्लीकेशन है जो इनफाइनाइट वेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है ये निकालने के लिए एक पूरा प्रोसेस है। तो उसका यूज़ करके, उस एप्लीकेशन का यूज़ करके हम इसका डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं। वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन निकाल लेंगे, म्यू एन हम निकाल लेंगे ई के डायग्राम से, कंडक्टिविटी हमको पता चल जाएगी, करंट डेंसिटी पता चल जाएगी, फाइनली हमको करंट पता चल जाएगा। तो ये सारी माथापच्ची करने के लिए हमको स्टार्ट करना पड़ता है अपना ईडीसी हमेशा कहाँ से, हेज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें, सारी कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो एक चीज़ मैं और बता दूं कि बैंड की स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है, ये और हम देख लेते हैं कि भैया बैंड की स्प्लिटिंग होती कैसे है, कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनते हैं। कई लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बनते हैं, बट पूरी ईडीसी पढ़ लेंगे उनको आइडिया ही नहीं होगा कि कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ। उसके बाद तो ईडीसी बहुत आसान है, कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद तो हर कोई पढ़ लेता है, बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, पीएन जंक्शन, मॉसफेट्स एंड फाइनली अपना बीजेटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं कवर करने वाला, बट इसमें मैं वो चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो मोस्टली कोई इतना कवर नहीं करता होगा, कि हमको कनेक्टिविटी नहीं पता चलती कि ईडीसी की कनेक्टिविटी कहाँ से हम करें। तो इसलिए मैंने ये वीडियो रखा था कि ईडीसी की आपको कनेक्टिविटी एटलीस्ट समझ आ पाए। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि बैंड की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, बैंड स्प्लिट कैसे होते हैं एक्चुअली में। ठीक है ना, बैंड की स्प्लिटिंग आपको समझनी है तो फिर से आना पड़ेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। ठीक, देखो हाइड्रोजन एटम में लेता हूँ, हाइड्रोजन एटम क्यों, क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसमें। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो आपको पता हो कि इसकी एनर्जी लेवल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n²। ठीक है, 1/n²। ठीक,
सबको पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल का क्या होता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, तो इसमें सिंपल पता चल रहा है कि जो एन है ना, ये खुद ही डिस्क्रीट है। एन क्या है? डिस्क्रीट। एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू हो जाती है 1 2 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर एन डिस्क्रीट है तो ई एन भी क्या होगा? डिस्क्रीट। ई एन भी क्या हुआ? ई एन भी हमारा डिस्क्रीट हो जाएगा। यानी कि अगर एक आइसोलेटेड एटम है तो उसके पास जो भी एनर्जी लेवल्स हैं, E1, E2, E3, E4 एंड अप टू वैक्यूम लेवल, यानी कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहले वाले का कितना होता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि सारे डिस्क्रीट लेवल्स हैं और ये हमारा सबसे ऊपर वाला है, वो है हमारा वैक्यूम लेवल। वैक्यूम लेवल, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हैं, ये स्प्लिट कैसे हो जाते हैं और हम कैसे बोल देते हैं कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। तो आज मैं वही आपको क्लियर करने वाला हूँ कि जो डिस्क्रिटाइज एनर्जी लेवल्स हैं वो किस तरीके से क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाते हैं नंबर ऑफ लेवल्स में। ठीक है, तो आज मैं वही आपको बताने वाला हूँ। तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा कि किस तरीके से ये जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं ये बन जाते हैं कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल्स में, जिसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड और एक को नाम देते हैं हम वैलेंस बैंड। ठीक है ना। तो हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का मैं सहारा ले लेता हूँ। डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी प्लस में 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, ये जो है ना टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या लिखते हैं हम? Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है ना। ये रहा हमारा क्या? ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है ना। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ले लूँ, एक एटम ले लूँ, एक एटम ले लूँ, एक आइसोलेटेड एटम है ये मेरे पास, इसका रेडियस यहाँ से स्टार्ट होता है, ये r इज इक्वल टू 0 है, r इज इक्वल टू 0, यहाँ से बढ़ता जाएगा, यहाँ से भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इस एटम की? इनफाइनाइट, और बाकी जगह कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना। और इसके पास कुछ अपने डिस्क्रीट लेवल्स होंगे, बट अगर मैं सीरीज ऑफ एटम्स लगा दूं इसमें, सीरीज ऑफ एटम्स इसमें मैं लगा दूं, तब क्या होगा? तब क्या होगा इसमें? तब मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी गैप्स थे वो ओवरलैप करेंगे एक दूसरे से। देखो, ठीक है ना। अब ये देखो, ये ओवरलैपिंग होने लगी ना। अब इसकी स्टडी हम, एक हमारे पास पोटेंशियल है, आइसोलेटेड एटम है, इसकी सॉल्यूशन निकालेंगे बाउंड्रीज कंडीशन वगैरह लगा के, तो हमारे पास एक आ जाएगा ये। ठीक है ना। अगर हम एक एरे बना देंगे पूरे एटम्स में, क्योंकि क्रिस्टल में एक एरे होता है एटम्स का, एक आइसोलेटेड एटम हमारे पास कभी नहीं पाया जाता, तो हमारे पास पोटेंशियल तो ऐसे आ जाएंगे और हमारे पास डिफरेंट एनर्जी लेवल्स भी आ जाएंगे। तो हम उसकी स्टडी करते हैं, इसका एक अप्रोक्सीमेशन लेके, वो अप्रोक्सीमेशन को हम क्या बोलते हैं? केपी मॉडल। केपी मॉडल, ठीक है ना। केपी मॉडल। तो इसमें उसके अप्रोक्सीमेशन में हम इसको, जो ये जो ऐसे वेल्स आए हैं ना, इसको हम क्या कर लेते हैं? एक रेक्टेंगुलर वेल्स में अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर वेल में अप्रोक्सीमेट कर देते हैं। मैं एक आइसोलेटेड एटम का वेल निकाल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए आप सॉल्व करेंगे और इसका साई निकालेंगे। अगर एक एनर्जी लेवल के लिए मैं इसका साई निकालूँ तो वो कुछ ऐसा आएगा। कैसा आएगा? ऐसा। ठीक है। ऐसे अगर आप दो एटम्स को पास ले आएंगे तो ये जो साई है ना, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने लगेंगे। ये तो आइसोलेटेड था, ये मैंने दो एटम्स को पास लिए हैं, तो उसके दो वेल्स बन जाएंगे। दो वेल्स बन जाएंगे। तो इस पे जो
ये है हमारा साई एक्स का कर्व, साई ऑफ एक्स का कर्व, ठीक है ना। तो इस पे जो एनर्जी लेवल आएंगे वो ओवरलैप्ड आएंगे, ठीक है ना। ये ओवरलैपिंग हो जाएगी साई 1x, साई 2x, साई 2x। तो इस ओवरलैपिंग को करते हुए अगर आप इसके एनर्जी लेवल फाइंड करेंगे तो ये जो आएंगे ना, जैसे मान लो ये जो दो वेल्स थे, ये जो दो वेल्स थे, इसका जो यहाँ पे आने चाहिए सबके लेवल्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ही आइसोलेटेड एटम का यहाँ पे एक वेल था। तो जब आप दो एटम्स को पास लाएंगे तो एक एनर्जी स्टेट और इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे इस दो एटम की, तो यहाँ पे दो एनर्जी लेवल्स आ जाएंगे, एक इसके ऊपर एक इसके नीचे, सेम इसके ऊपर एक इसके नीचे। ऐसे ही तीन एटम्स को पास लाएंगे तो फर्दर ये तीन लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे, चार को लाएंगे चार में हो जाएंगे, पाँच को लाएंगे पाँच एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाएंगे। ऐसे अगर एन नंबर ऑफ एटम्स आएंगे तो ये एन नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स में डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब जो एनर्जी स्टेट स्टार्टिंग में ये था ये दो में डिवाइड हो जाएगा, फर्दर ये दो हैं ये तीन में डिवाइड हो जाएंगे, फर्दर ये, इसको एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है ना। फर्दर ये जो तीन स्टेट्स हैं ये आपके चार में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी डिवीजन होता रहेगा और ये एक हमारा बैंड बना लेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका बैंड बना लेगा जो फर्दर यहाँ पे बहुत सारे एनर्जी स्टेट्स हो जाएंगे फॉर एन नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल नहीं रहा, ये एक हमारे कॉन्टिन्यूस एनर्जी लेवल रहा जिसमें डेल्टा ई रीजन्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहीं पे भी लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक बैंड का फॉर्मेशन होता है। फर्दर जो भी ऐसा बैंड होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास फुल्ली फिल्ड पाए जाएंगे, जब उसमें कोई भी एक्साइटेशन नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे वैलेंस बैंड। उसका अपर जो नेक्स्ट बैंड होगा उसको हम बोल देंगे कंडक्शन बैंड। तो इस तरीके से हमारा बैंड का फॉर्मेशन होता है। बैंड के फॉर्मेशन के लिए भी हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की नीड है। ऐसे ही हमको ई के मॉडल बनाने के लिए, ई के डायग्राम बनाने के लिए हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी जो आपको भूमिका है, ये सारी जो ईडीसी को स्टार्ट करने से पहले कि किस तरीके से कनेक्टिविटी आती है, कैसे हम अनसर्टेनिटी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, किस तरीके से हम इन सब का यूज़ करके एक ई के डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम इसका इफेक्टिव मास कैलकुलेट करते हैं, कैसे बैंड की स्प्लिटिंग होती है, ये सब जानने के बाद अगर आप ईडीसी स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद करूँगा कि आपको ईडीसी अच्छी तरीके से और अच्छी समझ से, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको बनेगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का ख्याल रखिएगा। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर।